बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लेवलिंग इफेक्ट। और लेवलिंग इफेक्ट के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहले लेवलिंग इफेक्ट। व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट? लेवलिंग इफेक्ट को यू डिफाइन करते हैं: all strong acids ionize completely in water. All strong acids ionize completely in water and appear to be of the same strength, और ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि ये ताकत के लिहाज से एक जैसे हैं। इनकी Ka या pKa वैल्यूज तकरीबन सेम होती है। इस फिनोमेना को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट से मुराद है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे पानी में इक्वली आयोनाइज होते हैं। सपोज मैं पानी में HCl के 100 मॉलिक्यूल डाल देता हूं, H2SO4 के 100 मॉलिक्यूल डाल देता हूं, HNO3 के 100 मॉलिक्यूल डाल देता हूं, तो HCl भी पूरी तरह से आयोनाइज होता है, H2SO4 भी सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं और HNO3 के भी हो जाते हैं। तो इनके इस बिहेवियर से लगता है कि ये एक जितने स्ट्रांग हैं। इनकी Ka या pKa वैल्यू तकरीबन इक्वल होती है। इसे कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। HCl पानी में डाल दें तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज होगा। HBr डाल दे पानी में तो ये भी पूरा का पूरा आयोनाइज होगा। HNO3 डाल दे पानी में तो ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होगा। इसी तरह सारे मिनरल एसिड पानी में एक जितने आयोनाइज होते हैं। पानी में इनके आयोनाइजेशन से लगता है कि ये एक जितने स्ट्रांग हैं, ताकत के लिहाज से ये इक्वल है। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। ये स्ट्रेंथ के लिहाज से एक जितने नहीं है। मैं आपको इसका एक कॉमन एग्जांपल दूं। जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स जब बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं, बोर्ड जब उनका एग्जाम लेता है तो बोर्ड एग्जाम में तकरीबन सारे स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ईयर में सपोज 450 मार्क्स ले लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पता चलता है कि ये सारे स्टूडेंट्स एक जितने काबिल हैं, ज़हीन हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स होगी। सारे स्टूडेंट्स एक जितने कॉम्पिटेंट होते नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कह रहा है कि ये सारे इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। तो बोर्ड एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसे कहोगे लेवलिंग इफेक्ट। जब आप किसी प्रोफेशनल कॉलेज में फिर एडमिशन लेते हो FSC करने के बाद, अब 1000 नंबर वाले ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सबको दाखला नहीं मिलता।
बोर्ड एग्जाम पे एतबार नहीं होता तो फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट से एक और एग्जाम लेते हैं और फिर उनमें उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये एसेट्स हैं, पानी में डाल दे, यानी बोर्ड एग्जाम में जब ये तीनों बैठ जाते हैं तो ये सारे के सारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, लगता है कि ये एक जितने कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डालोगे तो वहां पे इसकी आयोनाइजेशन इक्वल नहीं होती, एक ज्यादा आयोनाइज होता है दूसरे से। इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर देयर स्ट्रेंथ इज मायर। वो और सॉल्वेंट कौन सा है? तो वो और सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक, और एप्रोटिक। ये सॉल्वेंट की 4 किस्में। प्रोटोजेनिक, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें खुद प्रोटॉन जनरेट करने की एबिलिटी है, जो खुद H+ लॉस करे, उसे प्रोटोजेनिक कहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। प्रोटोफिलिक, एक ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को लव करे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, उसे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि अमोनिया, ये एक प्रोटोफिलिक, यानी ये प्रोटॉन को लव करता है, प्रोटॉन गेन करता है। एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक से निकला है, ये प्रोटॉन जनरेट भी करता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है, जैसे कि वाटर। और एप्रोटिक का मतलब है विदाउट, ए मीन्स विदाउट, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, विदाउट प्रोटॉन। एक ऐसा सॉल्वेंट जो न प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे न डोनेट करे, जैसे कि CCl4। CCl4 एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। तो एसिड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रेंथ किस सॉल्वेंट में मेजर किया जाता है? तो किस सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है? प्रोटोजेनिक, एक ऐसा सॉल्वेंट जो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो या वाटर से कम बेसिक हो, तो वो है प्रोटोजेनिक। वाटर से ज्यादा एसिडिक या वाटर से कम बेसिक, तो ऐसा सॉल्वेंट है प्रोटोजेनिक। मैंने एसिटिक एसिड लिखा, इथानॉल हो सकता है। जब इथानॉल में आप इनके स्ट्रेंथ को मेजर करोगे तो वहां पे ये एक जितने आयोनाइज नहीं होते। सपोज अगर मैं HCl, HBr और HI को कंपेयर करूं, HCl, HBr और HI, वहां पे पता चलता है एसिटिक एसिड में या इथानॉल में कि ये ज्यादा आयोनाइज होता है, दूसरे नंबर पे ये आयोनाइज होता है, और तीसरे नंबर पे HCl, यानी ये HI स्ट्रॉन्ग एसिड हैं HBr से, और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड हैं HCl से।
ये कहाँ पे पता चला? इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। तो इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर कौन सा? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट मीन ऐसा सॉल्वेंट जो खुद प्रोटॉन जनरेट कर रहा हो, खुद प्रोटॉन दे रहा हो, वहां पे इसका स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। ये बात जहन में रखनी है कि इस लेवलिंग इफेक्ट का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, इससे वीक एसिड को कंपेयर नहीं करता। एक ईटा पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि किस एसिड के लिए लेवलिंग इफेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन थे HF, HCl, HBr, HI। तो इसके लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि HF एक वीक एसिड है। लेवलिंग इफेक्ट का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। अच्छा, बिल्कुल यही बात हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए भी। जिस तरह हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पढ़ा, उसी तरह लेवलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी होता है। उसके लिए यू डिफाइन करोगे, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस ionize completely in water and appear to be of the same strength. Their Kb and pKb values are nearly same. Example है O-2 कहाँ पे होता है? सोडियम ऑक्साइड और अमाइड सोडियम अमाइड। इसे अगर हम पानी में डालेंगे तो ये पानी से H+ एक्सेप्ट करेगा, OH- बन जाएगा और ये भी OH-। बिल्कुल इसी तरह अमाइड, इसे पानी में डाल दें तो ये पानी से H+ एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया बनाएगा और OH-। तो ये दोनों पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। पानी में इनका स्ट्रेंथ एक जितना है। पानी में इनके आयोनाइजेशन से लगता है कि ये इक्वली कॉम्पिटेंट है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इनमें एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन? ये स्ट्रॉन्ग है इससे। ओके, इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ किस सॉल्वेंट में मेजर किया जाता है? इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में मालूम करवाते हैं। प्रोटोफिलिक लाइक अमोनिया, Lewis concepts of acids and bases। इससे पहले एसिड और बेसिस के हमने दो डेफिनेशंस या दो कंसेप्ट्स पढ़े थे। आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन-लोरे कंसेप्ट। आर्हेनियस कहता है हर वो चीज एसिड है जो पानी में H+ दे दे, और हर वो चीज बेस है जो पानी में OH- दे दे। और ब्रॉन्स्टन-लोरे के मुताबिक एसिड बेस जानने के लिए पानी का होना जरूरी नहीं है, बस हर वो चीज एसिड हैं जो प्रोटॉन दे सके
और हर वो चीज बेस है जो प्रोटॉन ले सके। लेविस कंसेप्ट आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टन लोरे कंसेप्ट से ज्यादा वसी कंसेप्ट है। लेविस के मुताबिक हर वो स्पीशी, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और हर वो स्पीशी बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जब लेविस के मुताबिक जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। यूं दोनों के बीच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। रिमेंबर, ड्यूरिंग लेविस एसिड बेस रिएक्शन acid base reaction, no salt and water may necessarily form। जरूरी नहीं है कि जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में रिएक्शन करे तो साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट और वाटर ये दोनों सिर्फ तभी बनते हैं जब आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस आपस में रिएक्शन करें। देखिए, H+ एक एसिड है, हर पॉजिटिवली चार्ज आयन लेविस एसिड होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और अमोनिया एक लेविस बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखे, जबकि एक पेयर रहता है। तो ये जो पेयर हैं नाइट्रोजन, ये इस H+ को डोनेट करेगा और इसको यू लिखोगे ऐसे। इसका लोन पेयर इस जानिब यू डोनेट करोगे, फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करोगे जैसे मैंने बंद किया। और इस पे कितना चार्ज है? 0। इस पे कितना चार्ज है? +1। जितना ये चार्ज होगा उतना चार्ज इस पे आएगा। रिएक्टेंट पे टोटल चार्ज और प्रोडक्ट पे टोटल चार्जेस आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, ये देखिए क्लोराइड Cl-, नेगेटिव है, यानी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है।
तो जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डोनेट कर सकते। दिस वन विल बी अ बेस, लेविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसे अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो वाटर का H+ इससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये और ये आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा HCl और ये OH-। क्लोराइड एक बेस है और अगर इसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। एल्यूमिनियम ग्रुप तड़ में, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर रखे। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो वो सब्सटेंस होगा एसिड, यानी ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल होता है। बिल्कुल इसी तरह BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, बोरान ग्रुप तड़ में है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के साथ इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे। अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी एक लेविस एसिड है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरान फ्लोराइड और बोरान क्लोराइड ये लेविस एसिड्स है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिड और ये क्लोराइड बेस, बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये बनेगा AlCl4। चार्ज इस पे -1 और इस पे 0, चार्ज है नहीं, तो नेट चार्ज हुआ -1। Consider another reaction, the reaction between silver ion and ammonia। इस सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है। यहाँ आपने एल्यूमिनियम देखा कि एल्यूमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, इस सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है। तो एक अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 2 अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ये सिल्वर 1 अमोनिया इस साइड पे लिखे, 1 अमोनिया इस साइड पे लिखे, ये NH3 ये NH3, एक पेयर ये इसे डोनेट करेगा और एक पेयर ये इसे डोनेट करेगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करें। नेट चार्ज, तो अमोनिया पे चार्ज नहीं है, सिल्वर पे +1 चार्ज है, इस पूरे पे चार्ज आएगा +1। Consider another reaction between BF3 and NH3। यह मैंने आपको बताया कि BF3 में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, जबकि इस अमोनिया के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, तो ये अमोनिया इस बोरान को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसे आप आमने सामने लेके, डोनर और एक्सेप्टर, तो डोनर हैं नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया और एक्सेप्टर हैं बोरान ऑफ BF3।
और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को यू डायरेक्ट करें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करें, कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं होगा। जितना चार्ज रिएक्टेंट पे उतना चार्ज प्रोडक्ट के ऊपर। सो ये कंसेप्ट आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टन-लोरे कंसेप्ट से ज्यादा वसी कंसेप्ट है। लेविस के मुताबिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेसिस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अच्छा, आखिर में एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये हम लॉ क्यों लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर, हमने KW में ऐसे पढ़ा था, एक स्टूडेंट ने इसको यूं सॉल्व किया था कि चूंकि H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन ये आपस में इक्वल होते हैं, तो उसने ये ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे। उसने इसको इस तरह से सॉल्व किया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उसने हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की जगह पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखा और फिर इन दोनों को ऐड किया 2H। ये ऐड नहीं होते बल्कि ये मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स ये है 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7, तो इनके बेसिस सेम हैं, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो, तो ये भाई मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में ऐड नहीं होते। दिस इज नॉट 2 into मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हम लॉग क्यों लेते हैं, वाई वी टेक लॉग। तो लॉग लेने का मकसद होता है बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। जैसे ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल, और बहुत बड़ी वैल्यू लाइक 10⁻14, वेरी लार्ज वैल्यू। इसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये तकरीबन मीनिंगलेस होते हैं। जब आप इसे लिखते हो तो इसको आप यू लिखोगे, ऐसे 13 0 लिखोगे, 13 0 और फिर इसी तरह इसको आप यू लिखोगे, ऐसे। तो इसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा जगह घेरती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा गया है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जिसको लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को मीनिंगफुल बनाती है। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो और उसे मीनिंगफुल बनाना हो तो उसका आप नेगेटिव लॉग लोगे, नेगेटिव। जब इसका मैं नेगेटिव लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा 14, इसका आंसर आएगा 14। और अगर बहुत, तो ये देखो ये 10⁻⁻14, यानी इसको हम यू लिखेंगे, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है या ये ज्यादा मीनिंगफुल है? ये ज्यादा मीनिंगफुल है। और अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो तो उसका पॉजिटिव लॉग लोगे, पॉजिटिव लॉग। तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो बहुत छोटी वैल्यू को या बहुत बड़ी वैल्यू को ज्यादा आसान
यानी मीनिंगफुल बनाता है। तो जब भी आपके पास छोटी या बड़ी वैल्यू हो उसका लॉग लेना है, पॉजिटिव लॉग या नेगेटिव लॉग। अगर छोटी वैल्यू हो तो नेगेटिव लॉग और पॉजिटिव वैल्यू हो तो सिंपली लॉग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लॉग क्यों लेते हैं। लॉग लेने का मकसद होता है वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज वैल्यू को ज्यादा आसान बनाना, उससे मीनिंग